जय हिंद दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 जुलाई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किस शहर में किया गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन अनवेल्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम। दुनिया का पहला 3D ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। 12 मीटर लंबे इस ब्रिज को बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। ब्रिज को तैयार करने वाली नीदरलैंड्स की कंपनी MX 3D का कहना है कि 15 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था और 18 जुलाई से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या के कारण राजनीतिक उथल पुथल के बीच किसे हैती का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती एमिड द पॉलिटिकल टर्मोइल caused by the assassination of President जोवेनल मोइसे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एरियल हेनरी। यही है। 20 जुलाई को हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक न्यूरो सर्जन एरियल हेनरी को नियुक्त किया गया है। 7 जुलाई को राष्ट्रपति की हत्या से कुछ दिन पहले इनके द्वारा हेनरी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। इस साल सितंबर माह में होने वाले चुनाव के दौरान एक नया राष्ट्रपति चुने जाने तक हेनरी हैती का नेतृत्व करेंगे। हेनरी से पहले क्लाउड जोसेफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है ओलिवर डेमन। यही है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस ने 20 जुलाई को अंतरिक्ष में एक सफल यात्रा की। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड के रॉकेट और कैप्सूल ने जेफ बेजोस के अलावा 3 यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा कराई। इसमें ये हैं जेफ बेजोस, इनके भाई हैं मार्क बेजोस और एक 82 वर्ष की महिला हैं, इनका नाम है वैली फंग। ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं और यही है 18 वर्षीय ओलिवर डेमन, जो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बीइंग सेटअप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार की राजधानी पटना में पटना साइंस कॉलेज में देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन 30 जुलाई को बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार ने किया। समुद्री डॉल्फिन शो की तरह गंगे डॉल्फिन का शो आयोजित होगा। 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई है। इसरो ने गगनयान के लिए तरल ईंधन इंजन का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लिक्विड फ्यूल इंजन फॉर गगनयान इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की खोज में तरल ईंधन संचालित विकास इंजन के तीसरे लंबी अवधि के गर्म परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन करके आगे बढ़ गया है। ह्यूमन रेटेड GSLV मार्क 3 के कोर L110 तरल चरण इंजन के लिए तरल प्रणोदक विकास इंजन का 14 जुलाई को तीसरी लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफल रहा। इसका परीक्षण जो किया गया है तमिलनाडु में महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किया गया है। दोस्तों, 67वीं BPSC 2021 प्रीलिम्स एग्जाम की डेट आ गई है। ये परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। इसके लिए करंट अफेयर्स कब से स्टडी करना है? 1 नवंबर 2020 से स्टडी करना है। कारण ये है कि 66वीं BPSC में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो दोस्तों, साल भर के करंट अफेयर्स यानी 1 नवंबर 2020 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाएंगे केवल 16 घंटे में। कैसे? एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, प्रत्येक रविवार को इस चैनल पर प्रसारित होता है नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का MCQs।
तो 54 PDF मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस भी शामिल होगा, साथ में ओलंपिक का भी PDF मिलेगा। 6 मिनट लगेगा समय एक PDF को रिवाइज करने में, 5.5 घंटे में पूरी तरह से रिवाइज आप कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में, ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 13 PDF मिलेगा, 25 मिनट का समय एक PDF में, 5.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स PDF 15 PDF मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का सेंसस भी शामिल होगा। 20 मिनट का समय लगेगा एक PDF को रिवाइज करने में, 5 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो सोर्स है ये कितना ऑथेंटिक है इससे पता चलता है, क्योंकि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में 19 प्रश्न इस वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से टैली हुए हैं एमपीएन अकेडमी के PDF से। 7 प्रश्न टैली हुए हैं मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से, और 10 प्रश्न टैली हुआ है बिहार मंथली करंट अफेयर से। तो कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर PDF से 66वीं यूपीएससी में टैली हो चुके हैं। 40 में से 90% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि ये सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है। दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ ये सारे PDF आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको केवल एक ही बार 600 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आई नहीं है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। IFSC कोड, अकाउंट नंबर दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर है 7366005556। गूगल पे निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम नंबर है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आप टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको यदि टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, सेम नंबर है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF मिलना शुरू हो जाएगा। पेड्रो कैस्टिलो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पेड्रो कैस्टिलो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, पेरू। पेरू को जरा मैप में देख लीजिए कि यहाँ पर पेरू, इसके नेबरिंग कंट्रीज, आसपास में जो कौन सा ओशन है, ये सब भी ध्यान में रखिएगा। पेड्रो कैस्टिलो को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए। पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन 4 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तब सामने आए थे जब इन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सफल राष्ट्रीय हड़ताल में हजारों शिक्षकों का नेतृत्व किया था। वैसे ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले किसान बने हैं वहाँ के। अमेजन नदी जो दक्षिण अमेरिका में बहती है, इसका उद्गम भी पेरू से ही होता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये उद्गम जो अमेजन नदी का है वो पेरू में कहाँ से होता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड मैनेजमेंट अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS फ्रॉम 49% टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, इसे बढ़ा दिया है 74% तक। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA अधिनियम बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया था। NPS में 2 तरह के खाते होते हैं, टियर 1 और टियर 2। अगर कोई व्यक्ति टियर 1 खाते में निवेश करता है तो उसे 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट मिलती है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपनी किस रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी? इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विच ऑफ इट्स रिफाइनरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। IOC ने एक रणनीति तैयार की है जिसका उद्देश्य अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के विस्तार को बढ़ावा देना है। कंपनी भविष्य में अपनी सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजनाओं में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित नहीं करेगी और इसके बजाय सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगी। फार्मूला 1 मोटर रेस द 2021 ब्रिटिश ग्रांड प्री किसने जीती? हु वन द फार्मूला 1 मोटर रेस द 2021 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने
हाल ही में रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस स्पर्धा में मोनाको के रेसर चार्ल्स लेक्लेक को दूसरे, जबकि लुइस हैमिल्टन की मर्सिडीज टीम के वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। खाद्यान्न वितरण करने के लिए भारत की पहली एटीएम मशीन यानी ग्रैन एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ग्रैन एटीएम हैज बीन सेट अप बाय विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अपनी तरह की पहली पहल में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के फर्रुख नगर में खाद्यान्न वितरण के लिए पहली एटीएम मशीन यानी ग्रैन एटीएम स्थापित किया है। ग्रैन एटीएम बैंक एटीएम की तरह ही एक स्वचालित मशीन है जिसमें अनाज की माप में त्रुटि नगण्य होती है। मशीन में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी है जहां लाभार्थियों को अपना अनाज प्राप्त करने के लिए आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके तहत प्रत्येक मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो अनाज का वितरण कर सकती है। मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में सामने आया है? द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड विद मंकी बी वायरस हैज बीन रिपोर्टेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन में। बी वायरस को आमतौर पर हर्बीज बी, हर्पिस वायरस सीमिया और हर्पिस वायरस बी के रूप में भी जाना जाता है। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है और इसके संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 70 से 80% तक है। तो बहुत ही खतरनाक है ये वायरस, मोर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई है। किस शहर को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है? विच सिटी हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिवरपूल। इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को 2004 में चीन की महान दीवार, ताजमहल और पीसा की झुकी हुई मीनार जैसे सांस्कृतिक स्थलों के साथ इस सूची में शामिल किया गया था। सूची से हटाए जाने का कारण क्या है? नई इमारतें जिनमें फुटबॉल स्टेडियम हैं, इसके विक्टोरियन डॉक के आकर्षण को कम करने के साथ साथ तट के विरासत मूल्य को भी नष्ट कर रही है। अति विकास ऐतिहासिक बंदरगाह की विरासत को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा। लिवरपूल इस प्रतिष्ठित सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थल है। इससे पहले 2007 में ओमान में वन्य जीव अभयारण्य और 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्वे घाटी को हटाया जा चुका है। किस राज्य में स्थित ओरछा नगर को यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है? द सिटी ऑफ ओरछा लोकेटेड इन विच स्टेट has been selected under UNESCO's Historic Urban Landscape Project? The right answer is option number D, मध्य प्रदेश। 20 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर एवं ओरछा के लिए यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए ऐतिहासिक शहरों का समावेशी एवं सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा। भारत में अजमेर और वाराणसी सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। ओरछा तथा ग्वालियर को क्रमशः 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है तथा 16वीं शताब्दी में यह बुंदेल साम्राज्य की राजधानी थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बान की मून, यही है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव एवं दक्षिण कोरियाई राजनेता और राजनयिक बान की मून 2017 से नैतिकता आयोग की अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और वे अब अगले 4 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। इन्होंने 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तौर पर कार्य किया था। 21 जून को इन्हें सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा फिर से चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ऐसा पहला खेल संगठन था जिसने ओलंपिक आंदोलन के नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए 1999 में एक स्वतंत्र नैतिकता आयोग की स्थापना की थी। अभी वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है?
ये जो चारों ऑप्शन है इन्हीं में से कोई एक है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? विच कंट्री हैज हार्वेस्टेड इट्स फर्स्ट क्रॉप ऑफ स्पेस राइस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने नवंबर 2020 में चांग-ई 5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। चीन 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। चीन में कपास और टमाटर सहित 200 से अधिक पौधों की किस्मों को अंतरिक्ष में रोपण के लिए अनुमोदित किया गया है और 2018 में चीन में स्वीकृत अंतरिक्ष फसलों के लिए कुल वृक्षारोपण क्षेत्र 2.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक तक पहुंच गया था। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत किस देश में हुई गोलीबारी के दौरान हो गई है? पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हैज लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग अ शूटिंग इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में 16 जुलाई को भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की वहां के स्थानीय बलों और तालिबान सेना के बीच झड़प में जान चली गई। स्पिन बोल्डक जिले में दानिश सिद्दीकी पिछले कई दिनों से मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। वे अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े हुए थे। मुंबई के रहने वाले दानिश को साल 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। ये अवार्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। किस राज्य में आदर्श स्मारक योजना के तहत 3 स्मारकों की पहचान की गई है? इन विच स्टेट 3 मोन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द आदर्श स्मारक स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को सूचित किया कि आदर्श स्मारक योजना के तहत गुंटूर के नागार्जुन कोंडा में मौजूदा स्मारकों, श्रीकाकुलम में, सलीहुंडम में बौद्ध अवशेषों और अनंतपुरम में वीरभद्र मंदिर को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है तथा इसके तहत इन स्थानों पर वाईफाई, कैफेटेरिया और व्याख्या केंद्र जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी ताकि इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। आदर्श स्मारक योजना की शुरुआत 2014 में ऐतिहासिक स्मारकों में आगंतुकों, मुख्यतः शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अनाउंस्ड अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ हाउ मेनी गीगावाट्स बाय 2030 अंडर द ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 30 गीगावाट। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है। भारत की तट रेखा 7600 किलोमीटर है जिसके माध्यम से 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अपतटीय पवन ऊर्जा का तात्पर्य जल निकायों के अंदर पवन फार्मों की स्थापना से है। वे बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्री हवाओं का उपयोग करते हैं। किस राज्य सरकार ने आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर कापू कम्युनिटी एंड अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS फॉर अपॉइंटमेंट्स टू इंटरनल पोस्ट्स एंड सर्विसेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यह आरक्षण संविधान के 130वें संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बढ़ाया गया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कापू कम्युनिटी। यह कम्युनिटी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है। आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कापू आरक्षण पर मंजूनाथ आयोग की रिपोर्ट को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो मंजूनाथ आयोग भी ध्यान में रखिएगा। कापू कम्युनिटी के रिजर्वेशन का बहुत जबरदस्त आंदोलन पिछले कई वर्षों में आंध्र प्रदेश में हुआ है। वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द स्टार्टअप इंडिया स्कीम टिल विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
2025 तक इसे बढ़ाया गया है। इस योजना को 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यूएनडीपी द्वारा कितने भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया है? हाउ मेनी इंडियन यूनिट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज 2021 बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड यूएनडीपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाइयों को। तमिलनाडु स्थित अधिमलाई पझुंगू डीएनआर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और कर्नाटक स्थित स्नेहकुंजा ट्रस्ट को संरक्षण एवं जैव विविधता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए इस द्विवार्षीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक 1700 सदस्यीय सहकारी संगठन है जिसका प्रबंधन और संचालन पूरी तरह से तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाता है। इस संगठन ने पिछले 8 वर्षों में वन उत्पादों और फसलों की विविध श्रेणी के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से 147 गांवों के लोगों की आजीविका में सुधार किया है। वहीं स्नेहकुंजा ट्रस्ट बीते 45 वर्षों से समुदाय आधारित बहाली और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पश्चिमी घाट एवं कर्नाटक राज्य में संवेदनशील आर्द्र भूमि व तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर रहा है। इसी के लिए इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में 1 लाख वर्ष पुराने गुफा चित्रों की खोज किस राज्य में की है? आर्कोलॉजिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड 1 लाख ईयर ओल्ड केव पेंटिंग्स इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। खोजकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक इस स्थल पर प्रागैतिहासिक निवास की तिथि लगभग 1 लाख से लेकर 15,000 वर्ष पूर्व की हो सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं को यहाँ 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी ईस्वी तक निवास संबंधी प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। फरीदाबाद हरियाणा के पास प्रागैतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पुरापाषाण स्थलों में से एक हो सकता है, जहां खुले मैदानों के साथ साथ रॉक शेल्टर के पाषाण युग के उपकरण बरामद किए गए थे। यह पहली बार है जब हरियाणा में व्यापक स्तर पर गुफा चित्र और रॉक कला के नमूने एक साथ पाए गए हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोवी होम नामक एक कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की गई है? कोविड-19 टेस्ट किट नेम्ड कोवी होम पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has been developed by researchers from which Indian Institute of Technology? The right answer is option number C, IIT हैदराबाद। यह परीक्षण किट रोग सूचक एवं स्पर्शोन्मुख दोनों रोगियों के लिए 30 मिनट के भीतर परीक्षण परिणाम दे सकती है तथा इस परीक्षण किट का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें RT-PCR एवं RNA के निष्कर्षों के लिए BSL-2 प्रयोगशाला सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बिना विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के घर पर ही परीक्षण कर सकता है। वर्तमान में प्रत्येक परीक्षण की लागत लगभग 400 रुपये है। हालांकि जब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होगा तब इसकी कीमत लगभग 300 रुपये हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस संस्थान द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन developed by which institute? The right answer is option number B, IIT कानपुर। यह परियोजना शिकायत निवारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। यह एक नागरिक केंद्रित सुधार है। यह लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से देखकर उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा। इससे समय की बचत होगा तथा शिकायतों के निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपाचे लॉन्च किया गया था। किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन।
चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। एक बार पूरा हो जाने पर इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट आवर तक पहुंच सकती है। इससे चीन में 5 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह बहुउद्देशीय छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला रिएक्टर था। निम्न में से किस भारतीय को दुबई का गोल्डन वीजा नहीं मिला है? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज नॉट गॉट द गोल्डन वीजा ऑफ दुबई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आमिर खान को नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिल चुका है। यह वीजा हर किसी को नहीं मिलता है। दुबई का गोल्डन वीजा कुछ खास वर्ग के लोगों को दी जाती है, जिसमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति जैसे शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हो सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है अभी? भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा यह वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। यह वीजा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। तो 10 ईयर गोल्डन वीजा है यूएई का। दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल किस शहर में बनाया गया है? इन विच सिटी इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट स्विमिंग पूल बिल्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। इसका नाम डीप डाइव दुबई रखा गया है। यह नाद अल शेबा एरिया में बनाया गया है। पूल की गहराई रिकॉर्ड 60 मीटर यानी लगभग 200 फीट है, जो ओलंपिक साइज के 6 स्विमिंग पूल्स के बराबर है। इसमें 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी आता है। इस पुल को जलमग्न शहर की तरह बनाया गया है। 1500 वर्ग मीटर में फैले इस इलाके में एक डाइव शॉप, गिफ्ट शॉप और 80 सीटों वाला रेस्टोरेंट भी है, जो इस साल के आखिर तक खुल जाएगा। सुरक्षा दृष्टिकोण के लिए पुल में 50 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। इसमें 2 अंडर वाटर ड्राई चैम्बर भी है, जिनमें बैठकर स्विमिंग पूल का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकेगा। इसके अलावा गोताखोरों के लिए नीचे टेबल, फुटबॉल, अन्य गेम खेलने की भी सुविधा दी गई है। इसका चार्ज कितना हो सकता है? 10,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति घंटे। शिव नादर के इस्तीफे के बाद HCL टेक्नोलॉजीज के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director of HCL Technologies following the resignation of Shiv Nadar? The right answer is option number C. विजय कुमार। भारतीय IT क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नाडर ने HCL टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक और बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। शिव नाडर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और CEO सी विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर ने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से लेकर ग्लोबल IT कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने किस राज्य के बीज निगम को 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र जारी किया है? विच स्टेट सीड कॉर्पोरेशन हैज बीन इश्यूड ISO सर्टिफिकेट इन 3 एरियाज बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भी अपनी मुहर लगा दी है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। पिछले 2 साल में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान बना हुआ है। बीज पर एक QR कोड होता है, जिसमें बीज उत्पादन से जुड़ा पूरा ब्यौरा जाना जा सकता है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी ही गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, इन PDF के माध्यम से आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा, जो आप स्टैटिक पोर्शन में लगा सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत के युवा पहलवानों ने कुल कितने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियाज यंग रेसलर विन इन द वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट, हंगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 गोल्ड मेडल। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में 5 गोल्ड मेडल सहित 13
पदकों पर अपना कब्जा जमाया है। इस चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारतीय पहलवान प्रिया मलिक, तस्वीर में देखिए, ने 73 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की पहलवान सेनिया पटापोविच को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और जिस समय ओलंपिक चल रहा था, आपने ये न्यूज़ सुना होगा फेक न्यूज़ के रूप में कि ओलंपिक में प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये फेक न्यूज़ था, ये एक्चुअली में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। प्रिया मलिक के अलावा पहलवान तनु ने भी 43 किलोग्राम भार वर्ग गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 16 वर्षीय कोमल पांचाल ने भी 46 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।